बाहर मौसम अपनी तमाम तर रनाइयों के बावजूद एक अजीब सी घुटन का शिकार था। सूरज की ढलते ही फिजा में वो खनकी नहीं आई थी जिसकी तवक्को थी, बल्कि बादलों की ओर से झांकती सुर्खी ने हब्स की एक लहर सी फैला दी थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे इस वक्त हॉल के अंदर का माहौल बोझल सा हो रहा था। इस वक्त हॉल के वसी अरीज सोफों पर सिर्फ वही दो बाप बेटा मौजूद थे, इंशा और रुतबा। थकावट महसूस करते हुए फार्म हाउस से आते ही पहले ही अपने कमरों में जा चुकी थी, जबकि ये दोनों बाप बेटा कुछ देर पहले यहाँ आराम की गर्ज से बैठे हुए थे। कब निकलने का इरादा है? बासिर खान ने यारम से पूछा, जो सोफे की पुर्श से सर टिकाए किसी सोच में गुम था। बाबा की आवाज़ इनकी जानिब देखने लगा। बस पापा, फ्रेश होने के बाद निकल जाऊंगा। यारम ने अपनी घड़ी पर नज़र डालते हुए मुख्तसर जवाब दिया। मैं साथ चलूं? बासिर खान की आवाज़ में बाप वाली वो फितरी फिक्र नुमाया थी जो बेटे को किसी मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। नहीं बाबा, मैं सारा मामला खुद ही हैंडल करना चाहता हूँ। यारम ने नज़रें उठाकर अपने बाप को देखा। उसके लहजे की मजबूती बासिर खान को खामोश कराने के लिए काफ़ी था। ठीक है, मगर याद रखना, अगर कहीं भी मेरी ज़रूरत महसूस हो तो मुझे इतला करना, मैं फ़ौरन पहुंच जाऊंगा। खुद को अकेला मत समझना। बासिर खान ने झुककर यारम के कंधे पर अपना भारी हाथ रखा। बाप के लम्स ने यारम को एक अनजानी कुव्वत से भर दिया। जी बाबा। यारम ने सर झुकाकर इनका मान रखा। बाबा, अरू पुप्पो के घर जाने के बारे में क्या सोचा है? उसने ज़रा झिझकते हुए वो सवाल कर ही दिया जो काफ़ी देर से उसके जहन में गर्दिश कर रहा था। बासिर खान का चेहरा लम्हों में बदल गया। उन्होंने नज़रें चुराकर पहलू बदला। एक बार तो मेज़ल को मनाकर घर ले आओ, फिर इंशाल्लाह एक आध दिन में प्रोग्राम बनाएंगे। इनका लहजा अब खुशगवार नहीं रहा था। संजीदगी और गहराई में छुपी वो पुरानी कसक इनके चेहरे से आया थी। थैंक यू बाबा। यारम का चेहरा इस यकीन दहानी पर खुल उठा था। ठीक है, मैं ज़रा फ्रेश होकर फिर निकलता हूँ। इसके बाबा ने आंख के इशारे से जाने की इजाज़त दी। वो इजाज़त लेता हुआ तेज़ी से उठकर अपने कमरे की जानिब बढ़ा, मगर अभी इसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ ही रखा था कि बैरूनी दरवाजे के एक ज़ोरदार धमाके ने इसे अपनी जगह साकित कर दिया। दरवाज़ा इस कदर बदतमीज़ी से बंद किया गया कि दरो दीवार गूंज से लरज़ उठे। बासिर खान भी हैरत ज़दा होकर अपनी जगह खड़े हो गए। यारम ने तेज़ी से पलट कर देखा था। सामने ईज़ल खड़ी थी। वो इसे देखते ही यारम की तेवरी चढ़ गई थी। माथे पर उभरी गहरी शिकनें इसकी नापसंदीदगी का ऐलान कर रही थी। ईज़ल का लिबास यारम की तबीयत पर नागवार गुजर रहा था। नीली जीन्स पर पीले रंग की फिटिंग वाली शर्ट, बाल लापरवाही से हाफ क्लेचर में बंधे हुए थे। कानों में बड़ी सुनहरी बालियां और होठों पर गहरी सुर्खी। उसका मेकअप शाम की ढलती रोशनी में भी वाज़ेह था। सच तो ये था, इस खबज़दा मौसम में वो पीला रंग किसी बिजली की कड़क जैसा था जो देखने वाले की नज़रें खैरा कर दे। मगर यारम के लिए हुस्न नहीं बल्कि बगावत थी। वह हमेशा से लड़कियों के ऐसे मगरबी लिबास के ख़िलाफ़ था। वह ईज़ल ये बात बहुत अच्छी तरह जानती थी। ईज़ल की आंखों में एक अजीब सी फातिहाना चमक थी। इसके अंग अंग से वह एतमाद छलक रहा था जो यारम के बनाए गए तमाम उसूलों को ठुकराने से पैदा हुआ था। इसकी ऊंची हील वाली सैंडल की टक-टक पूरे हॉल में किसी घड़ी के पेंडुलम की तरह गूंज रही थी, जैसे वह कदम कदम पर यारम के सब्र के आखिरी लम्हे गिन रही हो। वो करीब आती जा रही थी और फिजा में तपिश बढ़ती जा रही थी। क्या हुआ? मुझे यहाँ देखकर हैरानी हो रही है, ईज़ल ने आईब्रो उठाते हुए कहा। बासिर खान ने अपनी हैरत को पसे पुश डालते हुए मुस्कुराकर इसकी जानिब देखा। ईज़ल बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं। हमें खुशी है कि तुम खुद आई हो। ये तुम्हारा अपना घर है, जब चाहो आ सकती हो। कितने चेहरे हैं आप लोगों के, इतनी जल्दी नकाब बदल लेते हैं कि समझ ही नहीं आता असली चेहरा कौन सा है। अभी हैरानी थी, अभी खुशी हो गई। वो हंसी, मगर इस हंसी में गर्मजोशी नहीं, सिर्फ तंज था। ईज़ल का लहजा बदतमीज़ी की हद तक छू रहा था। यारम सीढ़ियों पर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके जबड़े भिंच गए थे, हाथ रेलिंग पर मजबूत हो गए। अपने बाबा के साथ इसका ये अंदाज इसे नाकाबिले बर्दाश्त लग रहा था। बासिर खान के चेहरे पर मुस्कुराहट अपनी जगह कायम थी, मगर आंखों में एक लम्हे के लिए कुछ ठहरा, फिर गुजर गया। वो अपने अंदर उठने वाले तूफान को खामोशी से पी गए और ईज़ल वो बेनियाज खड़ी थी, ना पेशेमानी ना झिझक। इसकी आंखों में वही फातिहाना चमक थी जो अंदर आते वक्त थी। यारम के कदम खुद ब खुद सीढ़ियों से उतर आया था। वो आहिस्ता मगर
पुरवकार अंदाज में एजल के करीब आया और एक लम्हे के लिए इसे देखता रहा। बहुत एतमाद है तुम्हें अपनी ज़ुबान पर, काश इतना ही ख्याल होता कि सामने कौन बैठा है। इसकी आवाज़ नीची थी मगर हर लफ्ज़ एक वार की तरह था। एजल की नज़रें एक लम्हे के लिए भीग सी गई थी, जैसे पुराने ज़ख्म ने टीस दी हो और वह फ़ौरन संभल गई हो। ये सारी तहज़ीब, ये बातें सिर्फ मेरे लिए मखसूस हैं या घर की बेटी को भी कभी ये सबक दिया है आपने? एजल के होंठों पर वही पुरस्कार मुस्कुराहट थी जो किसी को जवाब देते हुए नहीं बल्कि अपना दाव चलते हुए आती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस घर की बेटी को तहज़ीब सिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये चीज़ें फितरत में होती हैं, शायद तुम्हें इसका पता नहीं। यारम ने ये कहते हुए एजल से नज़रें हटा ली थी। इसके जबड़े भिंचे हुए थे और हाथ पहलू में सख्त थे, मगर आवाज़ में वही ठहराव था जो अंदर के तूफ़ान को बाहर नहीं आने देता। ओहो, तो मतलब अभी तक आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है? आपको लगता है कि आपकी लाडली बहन हद से ज़्यादा मासूम है और इसमें तमीज़ तहज़ीब कूट कूट कर भरी है? एजल की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। अगर वाकई ऐसा लगता है तो मेरे ख़्याल में दुनिया के सबसे बेवकूफ़ इंसान आप हैं। यारम ने जवाब देने के बजाय एजल को एक गहरी नज़र से देखा जिसमें गुस्सा कम और हकारत ज़्यादा थी। बासिक खान जो अभी तक खामोश खड़े थे, इनके चेहरे का रंग बदल गया। अपनी बेटी के बारे में ये अल्फाज सुनकर कुछ इनके अंदर भी टूटा, मगर वो ज़ब्त किए रहे। सिर्फ इनकी आंखें बता रही थीं कि ये खामोशी सुकून नहीं बर्दाश्त है। जो भी बात करनी है कमरे में आकर करो, तमाशा बनाने की ज़रूरत नहीं। यारम की आवाज़ धीमी थी मगर धीमेपन में एक हुक्म था। इसने एजल का हाथ सख्ती से थामा और सीढ़ियों की जानिब कदम बढ़ाया। एजल ने झटके से अपना हाथ खींचा। हाथ छोड़े मेरे साथ बदतमीज़ी की कोशिश भी मत कीजिएगा, और जो बदतमीज़ी तुम कर रही हो इसका क्या? यारम के दांत पिस गए मगर आवाज़ अभी भी काबू में थी। यारम, बासिक खान की गहरी आवाज़ ने दोनों को एक लम्हे के लिए साकत कर दिया। घर में किसी भी तरह की बदमज़गी बर्दाश्त नहीं करूँगा। जो भी बात करनी है तमीज़ के दायरे में रह कर करना। यारम ने एक नज़र अपने बाबा पर डाली, फिर एजल की तरफ मुड़ा। बेफिक्र रहें बाबा, मैं इसके जैसा नहीं हूँ। इससे पहले कि एजल कुछ कहती, यारम ने इसका बाजू थामा और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कमरे का दरवाज़ा अपने पीछे बंद कर लिया। नीचे हॉल में बासिक खान अकेले खड़े रह गए थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और नफ़ी में सर हिलाया, जैसे कुछ कहना चाहते हों मगर अल्फाज ने साथ छोड़ दिया हो। हाथ छोड़े मेरा, एजल ने लरजते लहजे में एहतजाज किया। इसकी आवाज़ में खौफ की लहर नुमाया थी। गुजरा हुआ वो तल्ख लम्हा इसकी याददाश्त में फिर से जी उठा था। जब यारम ने इसके अपने घर में अपना इस पर हाथ उठाया था, वो थप्पड़ महज एक ज़र्ब नहीं थे, एजल के अना पर एक गहरा ज़ख्म था। यारम ने इसका हाथ एक बेजार झटके के साथ आज़ाद कर दिया। इसकी आंखों में गुस्से की सुर्खी अभी भी बरकरार थी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। यारम की आवाज़ पहले से नरम थी, और इस वक्त वो जो हुआ इसके लिए मुझे आज भी शर्मिंदगी है। इस वक्त भी माफ़ी मांगी थी, अब भी मांगता हूँ। माफ़ी से दिल पर लगे ज़ख्म कभी नहीं भरते, जानता हूँ, मगर फिर भी माफ़ी ही मांग सकता हूँ और कोई रास्ता नहीं है। कमरे में खामोशी छा गई। यारम ने एजल को देखा, फिर नज़र हटा ली और साइड टेबल की तरफ बढ़ा। शीशे के जग से पानी ग्लास में उंडेला और उठाकर सीधा एजल के सामने आ खड़ा हुआ। जो लोग पुरानी बातें पीछे नहीं छोड़ सकते वो रिश्ते भी नहीं बचा सकते, ये बात याद रखना। ग्लास इसकी तरफ बढ़ाया। बैठो, जो बात है आराम से भी हो सकती है। मैं यहाँ बैठने नहीं आई, और जिस रिश्ते को आप बचाने की बात कर रहे हैं वो कब का मर चुका है। यारम की आंखें एक लम्हे के लिए फैल गईं, फिर सिकुड़ गईं। जबड़ा भिंचा मगर एजल के चेहरे पर ना पेशेबानी थी ना झिझक। वो बिल्कुल इसी तरह खड़ी थी जैसे कोई बहुत मामूली सी बात कही हो। बस करो। यारम की आवाज़ सर्द थी। बोलने की भी एक हद होती है, ज़रूरी नहीं जो मुंह में आए कहते चले जाओ। इसने आराम से एजल का बाजू पकड़ा और इसे सोफे पर बिठा दिया। एजल फ़ौरन उठने लगी मगर यारम साथ ही बैठ गया और इसका हाथ थाम कर इसे रोक लिया। हमारा रिश्ता निकाह का है और निकाह लफ्ज़ों से नहीं टूटता। मैंने कब कहा लफ्ज़ों से तोड़े? एजल के लहजे में तंज था। मैंने तो खुला के कागज़ भिजवाए हैं। क्यों नहीं साइन करके भेज रहे? क्योंकि मैं किसी सूरत ये रिश्ता ख़त्म नहीं करूँगा। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है मगर मेरा ठिकाने पर है। दोनों के चेहरे एक दूसरे के करीब थे, गुस्से से तने हुए। मेरा फ़ैसला नहीं बदलने वाला यारम खान, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। एजल की आंखों में एक अजीब चमक थी। वो ज़रा अपनी बहन पर भी तवज्जो दे लो, जिसे आप मासूम समझते हैं। वो मेरे भाई पर डोरे डाल रही है। बकवास बंद करो। यारम की आवाज़ ख़तरनाक हद तक धीमी हो गई। इंशा के बारे में एक लफ्ज़ और कहा तो ज़ुबान खींच लूँगा। किसी मासूम पर तोहमत लगाना गुनाह है। मैं तोहमत नहीं लगा रही। एजल ने इत्मीनान से कहा। बुलाओ अपनी बहन को और पूछो सारम भाई के साथ तस्वीरें, रातों को फ़ोन पर बातें।
یہ سب آپ کی آنکھوں کے نیچے ہو رہا ہے اور آپ کو خبر تک نہیں۔ وہ بول رہی تھی اور اس کے لہجے میں وہ بے نیازی تھی جو کسی کو توڑنے کے لیے تلوار سے زیادہ کام آتی ہے۔ اس کے لیے شاید عزت محض ایک کہانی تھی جسے سنانے میں نہ جھجکتی نہ پشیمانی۔ میں ضرور پوچھوں گا اور اگر ایسا کچھ ہوا تو اس کی سزا بھی ملے گی، مگر تم اپنی زبان کو لگام دو۔ مت بھولو کہ تم میری بہن کے بارے میں بول رہی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ میں خود کو روک نہ سکوں۔ یارم کا وجود اندر سے کانپ رہا تھا مگر باہر سے وہ ایک چٹان کی طرح کھڑا تھا۔ جو کرنے کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے۔ ایزل کے لہجے میں ایک عجیب سی للکار تھی۔ مرد بن کر وہی کریں اور میری جان چھوڑیں۔ یارم نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے اس کے کندھے چھوڑ دیے جیسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں ایزل افضل خان ہوں۔ ایک بار کسی چیز سے دل و چاٹ ہو جائے تو لاکھ کوشش کے باوجود میں اسے واپس نہیں اپناتی۔ ایزل، یارم کی آواز میں التجا تھی مگر وہ آگے نہ بولا۔ کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو گلے میں اٹک جاتے ہیں۔ مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے؟ ایزل کی آواز میں اب ایک تھکن اتر آئی تھی۔ ایک طرف آپ کی محبوبہ، آپ کی پھپھو کی بیٹی جسے آپ کا سامنا ہمیشہ رہے گا، یارم کے جبڑے بھنج گئے، دوسری طرف آپ کی بہن میرے بھائی کے پیچھے پڑی ہے، اور اگر ان کا رشتہ ہو گیا تو پھر تو آپ لوگ مجھ پر قابض ہو جائیں گے، مجھے ہی برداشت کرنے کو کہیں گے۔ اس کی آواز میں پہلی بار ایک دراڑ آئی تھی، اور میں ایسا نہیں کر سکتی، اور ویسے بھی اپنے ماں باپ کی بھی مجھے کوئی امید نہیں، اس لیے جو بھی کرنا ہے مجھے خود ہی کرنا ہے۔ جو رشتہ میری آزادی چھین لے، میری عزت نفس کو پاؤں تلے روندے۔ وہ رکی، آنکھوں میں کچھ چمکا مگر آنسو نہیں بنا۔ میں اسے نہیں نبھا سکتی یارم خان۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ یارم نے اسے دیکھا، اس لڑکی کو جو اندر سے ٹوٹی ہوئی تھی مگر باہر سے اتنی مضبوط کھڑی تھی کہ دیکھنے والے کو اندازہ بھی نہ ہو، اور شاید یہی سب سے بڑا درد تھا۔ یارم نے گہری سانس لی۔ جتنا کچھ تم بول چکی ہو، اس نے آہستہ سے کہا، میری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ فیصلہ سنا دیتا جس کے لیے تم بے چین ہو۔ ایزل نے اسے دیکھا، مگر میں ایسا نہیں کروں گا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ جانتی ہو کیوں؟ جواب کا انتظار کیے بغیر وہ آگے بولا، کیونکہ اللہ نے طلاق کا اختیار مرد کو اس لیے دیا ہے کہ وہ اپنی عقل استعمال کرے۔ جب عورت جذبات میں بہہ کر رشتہ توڑنا چاہے تو مرد اس ڈور کو تھامے رکھے۔ یارم کی آواز میں نہ غصہ تھا نہ التجا، صرف ایک پختہ ارادہ تھا۔ میں آخری حد تک کی کوشش کروں گا، اس لیے نہیں کہ تم چاہتی ہو، بلکہ اس لیے کل کو پچھتاوا مجھے نہیں ہونا چاہیے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو عورت کو یہ حق دینا چاہیے تھا کہ آپ جیسے کمزور مردوں کے پیچھا چھڑانا آسان ہوتا۔ کمرے میں ایک سناٹا کھنچ گیا۔ یارم نے اسے دیکھا، بس دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر نہ غصہ آیا نہ کوئی جواب، صرف آنکھوں میں کچھ تھا جو بجھ رہا تھا۔ شاید وہ مان تھا جو ایزل پر سے آہستہ آہستہ ٹوٹ رہا تھا۔ ایزل کے الفاظ ہوا میں تھے اور کمرے کی دیواریں انہیں اپنے اندر جذب کر رہی تھیں۔ یارم نے ایک لمحے کو نظریں جھکائیں، پھر آہستگی سے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اب ان آنکھوں میں غصہ نہیں، محض ایک گہرا ملال ساکت تھا۔ زبان کو تالا نہیں لگتا ایزل، اسی لیے خدا نے اسے عقل کے حصار میں رکھا تھا، مگر جب عقل جذبات کی قید میں آ جائے تو یہ زبان وہ نشتر بنتی ہے جو سامنے والے کے ساتھ ساتھ خود اپنے وجود کو بھی لہو لہان کر دیتے ہیں۔ اس کی آواز کی سپاٹ لہر ایزل کے گرد گھیرا ڈال رہی تھی۔ ایزل نے ایک قدم آگے بڑھا کر اس کے گریبان کے قریب ہاتھ رکھا۔ انگلیاں اس کے لباس کے گرد سختی سے بھنج گئی تھی۔ اس کا پور لرز رہا تھا مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا جنون رقصاں تھا جو اسے پیچھے ہٹنے سے روک رہا تھا۔ اگر آپ نے مجھ سے پہلے کسی اور کو چاہنے کی خطا نہ کی ہوتی تو خدا کی قسم میں آپ کے اس لہجے پر مر مٹتی۔ وہ لہجہ جس میں بلا کی سختی تھی اب ٹوٹ کر بکھرنے کے لیے قریب تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ نہیں ہٹایا بلکہ وہی جمی رہی جسے یارم کو اس کی حقیقت یاد دلا رہی ہو۔ یارم کی نظریں ایزل کے چہرے پر جم گئیں۔ اس کی ساکت آنکھوں کے پیچھے ایک طوفان تھا جو اب لفظوں کی شکل میں باہر آنے کو تڑپ رہا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس سینے میں اتارا جیسے اپنی بکھرتی ہمت کو مجتمع کر رہا ہو۔ اور اگر تم مجھے میری پہلی محبت سے پہلے مل جاتی ایزل تو یارم خان اپنا کلیجہ نکال کر تمہارے سامنے رکھ دیتا، مگر تم سے بے وفائی کا گمان تک نہ کرتا۔ کیوں تسلیم نہیں کر لیتی کہ اس پہلی نظر اور اس پہلی چاہت پر میرا کوئی اختیار نہیں تھا، وہ سب منجانب اللہ تھا۔ اس نے ایزل کے قریب جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں بے بسی کا ایک سمندر لہرانے لگا تھا۔ میری اس پاکیزہ نظر اور اس احساس کو اتنا رسوا نہ کرو کہ میں خود اپنی ہی نظروں میں معتبر نہ رہوں۔ میری سچائی کو اتنا مت جھٹلاؤ کہ میرے اپنے ہی وجود سے اعتبار اٹھ جائے۔
اس کے لہجے کی تھرتھراہٹ اور آواز کا کھوکھلاپن خود گواہی دے رہا تھا وہ اس وقت کس اذیت سے گزر رہا ہے۔ وہ تڑپ رہا تھا کہ ایزل بس ایک بار اس کی سچائی کو مان لے، مگر ایزل کا وہ جنون اسے قدم پیچھے لینے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ ایزل کے لبوں پر ایک تلخ سی ہنسی رینگ گئی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے گریبان سے ہٹایا، مگر اس کی نظریں اب بھی یارم کے چہرے پر گڑی تھیں، جہاں اب شکوے کی جگہ ایک گہرا کرب لے چکا تھا۔ رسوا تو میں ہو رہی ہوں یارم خان، اپنے ان ماں باپ کی نظروں میں جنہوں نے آج تک مجھ پر کبھی انگلی نہیں اٹھائی تھی، آج وہ مجھ پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ اور جانتے ہیں کیوں؟ صرف اس لیے کہ آپ ان کی اور اس دنیا کی نظروں میں پارسا ہیں، اور میں گناہ گار ٹھہری ہوں جس کی صفائی سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اس نے قدم پیچھے لیا جیسے اس کی پارسائی کی تپش اب اسے جلانے لگی ہو۔ آپ کی اس خاموش اور پاکیزہ محبت کی قیمت میں نے اپنی عزت اور اپنے مان سے چکائی ہے۔ آپ معتبر رہیں اور میں تماشا بن گئی۔ آپ کی سچائی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا یارم خان۔ اس کی آواز میں اب ایک لرزش تھی جو کسی بڑے طوفان کے تھم جانے کے بعد کی خاموشی جیسی تھی۔ یارم نے گہرا سانس لیا اور اپنی پروکار نظریں ایزل کے تپتے چہرے پر جما دی۔ اس کے وجود سے پھوٹتی سنجیدگی اس بات کی گواہی تھی کہ وہ جو بھی کہے گا اس کے پیچھے اس کے پورے وجود کی سچائی ہوگی۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، جسے کسی بہت قیمتی اور کانچ جیسی نازک شے کو چھونے کی جسارت کر رہا ہو۔ تم میرا ساتھ دو ایزل، میرا ہاتھ تھام لو، خدا کی قسم تمہاری طرف اٹھنے والی ہر انگلی کو میں روک لوں گا۔ میں تمہارے سامنے ایک ایسی ڈھال بن جاؤں گا جسے دنیا کبھی پار نہیں کر سکے گی۔ بس اپنی انا کے اس بہکاوے میں آ کر ہمارے اس رشتے کو بھینٹ مت چڑھاؤ۔ اس کا لہجہ اتنا معتبر تھا کہ کوئی بھی دل اس پر اعتبار کر لیتا، مگر ایزل کے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، جسے یارم کا لمحے سے جھلسا دے گا۔ نہیں، آپ مجھے سمجھ نہیں رہے یارم خان، آپ سے رشتہ جوڑ کر بھی میں کترا کترا ہی مروں گی، کیونکہ آپ کا یہ ساتھ مجھے ہر پل یہ احساس دلائے گا کہ میں آپ کی زندگی کا وہ حصہ ہوں جو مجبوری میں قبول کیا گیا۔ میں کوئی سیکنڈ آپشن تھی، یا شاید آپ کا آپشن ہی نہیں تھی، بلکہ آپ پر مسلط کر دی گئی۔ میں اتنی بے وقت نہیں ہوں کہ کسی کے دل میں خیرات میں ملی جگہ پر گزارا کر لوں۔ اس کی آواز میں کرب اور جنون کا ایک ایسا سنگم تھا جو یارم جیسے سلجھے ہوئے اور نرم دل شخص کو بھی لاجواب کر دینے کے لیے کافی تھا۔ یارم نے دانتوں تلے اپنے ہونٹ کو اس سختی سے دبا لیا تھا کہ کرب کی ایک لہر اس پورے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ اپنا سارا ضبط، سارا غصہ اور ساری اذیت اسی ایک جگہ مجتمع کر لینا چاہتا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا اور اپنی تیکھی مگر نمی سے بھری نظریں ایزل کے سپاٹ چہرے پر جما دی۔ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے ایزل؟ اس کے لہجے کی گونج میں ایک کہیں التجا تھی، مگر ایزل کا رخ دوسری جانب تھا۔ ہاں، آخری اور پتھر پر لکیر، اس نے بنا کسی جھجک کے بنا مڑے دو ٹوک جواب دیا۔ یارم کے ضبط کی دیواریں اب درکنے لگی تھیں۔ آخر چاہتی کیا ہو تم مجھ سے؟ خلا کے پیپرز پر آپ سائن۔ اس نے پلٹ کر یارم کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب صرف وحشت تھی۔ اور اگر میں نہ کروں تو پھر میں یہی سمجھوں گی کہ اتنا کچھ سننے اور اتنی ذلت سہنے کے بعد بھی آپ میں وہ مردانہ غیرت نہیں ہے جس کا آپ کے گھر والے دم بھرتے رہیں۔ رہی خلا کے بعد تو اس کے لیے عدالت کے دروازے کھلے ہیں، آپ میرے وکیل ہی آپ کے بات کریں گے۔ یارم کے وجود میں ایک لرزش دوڑی جسے روح پر کسی تپتا ہوا لوہا رکھ دیا ہو۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سرد مہری چھا گئی تھی، وہ سرد مہری جو صرف انتہائی دکھ کے بعد انسان کا مقدر بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس بکھرتے ہوئے رشتے کو بچانے کی میری اس آخری کوشش کو تم بے غیرتی کا نام دے رہی ہو تو مجھے یہ بھی قبول ہے، مگر ان کاغذات پر سائن کر دو۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یارم خان کی لغت میں دستبرداری کا لفظ نہیں لکھا گیا۔ اس نے ایک سرد نگاہ ایزل کے پورے اعتماد چہرے پر ڈالی اور چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ جہاں جانا ہے جاؤ، جو کرنا ہے کر لو، اب جو ہوگا وہ تمہاری ضد اور میرے صبر کے درمیان ہوگا۔ کمرے میں اچانک ایک ایسی بھاری خاموشی اتر آئی جیسے ساکت ہواؤں نے سانس لینا بند کر دیا ہو۔ ان دونوں کے درمیان پھیلی وہ کڑواہٹ اب دیواروں سے ٹکرا کر واپس ان کے وجود میں اتر رہی تھی۔ وقت جیسے ایک کٹھن موڑ پر آ کر رک گیا تھا جہاں نہ واپسی کا کوئی راستہ بچا تھا اور نہ ہی آگے بڑھنے کی ہمت۔ اس سناٹے میں صرف ان کے اکڑتے سانسوں کی آواز تھی جو کسی آنے والے بڑے طوفان کی پہلی دستک لگ رہی تھی۔ ہال کی فضا اس وقت کسی گہری تپش کی لپیٹ میں تھی۔ باسی خان صوفے پر بیٹھے سامنے دیوار کو تک رہے تھے، مگر ان کی نظریں کسی ایک نقطے پر ساکت نہیں تھیں۔ وہاں موجود انشا اور رتبہ کے چہروں پر پھیلی زردی صاف بتا رہی تھی کہ اوپر اس بند کمرے کے دروازے کے پیچھے ہونے والی کسی مہیب جنگ کی تپش نیچے تک محسوس کی جا رہی ہے۔ اوپر سے کوئی ایک صدا بھی باہر نہیں آ رہی تھی، اور یہی وہ
पुरस्कार सकूत था जो सबके असा पर हथौड़े बरसा रहा था। रुतबा ने घर घबरा कर एक नज़र इन सीढ़ियों पर डाली जो ऊपर जाती थी और फिर बेबसी से इंशा को देखा। हॉल में मौजूद हर फर्द जैसे अपनी सांसें रोके किसी बड़ी दस्तक का मुंतजर था। वहाँ ऐसी अजियतनाक घुटन तारी थी कि घड़ी की टकटक भी किसी धमाके की तरह सुनाई दे रही थी। वो सब बस इसी दुआ में थे कि ऊपर छाया ये जमू जब टूटे तो कोई ऐसा जख्म ना दे जाए जिसका मरहम इनमें से किसी के पास ना हो। वक्त की सुई जैसे वहीं अटक गई थी और हॉल में फैला वो सन्नाटा किसी बड़े तूफान से पहले की इस खौलनाक खामोशी जैसा था जो सब कुछ बहा ले जाने की ताकत रखती है। एक जोरदार झटके से दरवाज़ा खुला और इज़ल के पैरों की चाप सीढ़ियों पर किसी तंदो तेज थाल की तरह बजने लगी। वो जिस बेताबी और रफ्तार से नीचे उतर रही थी उसे देखकर रुतबा ने बेख्तियार अपने लरजते दिल पर हाथ रख लिया। खौफ की एक सर्द लहर इनके वजूद में दौड़ गई कि कहीं वो इस वहशत में ना गिर ना जाए। बेटा ध्यान से इज़ल, गिर जाओगी तुम। वो बेसाख्ता पुकार रही थी मगर इज़ल जैसे किसी अनदेखे हिसार में थी, इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। रुतबा और इंशा अपनी जगह से घबरा कर खड़ी हुई जबकि बासिर खान साकत और गहरी नज़रों से ये सब देख रहे थे। इनकी खामोशी में एक ऐसा कर्ब था जो इज़ल के हर कदम के साथ हॉल की फ़िज़ा को मज़ीद बोझल कर रहा था। इज़ल के पीछे ही यारम भी बरामद हुआ था मगर इसकी रफ्तार नॉर्मल थी, जैसे वो इस तूफ़ान को रास्ता दे चुका हो जो अब इसके घर के बाहर निकलने के लिए बेताब था। इसके चेहरे पर एक ऐसी मजबूती थी जो सिर्फ तब आती है जब इंसान अपना सब कुछ हार कर भी अपने वक़ार को संभालने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। इंशा कैसी हो? लाउन से बाहर निकलती इज़ल के कदमों की चाप अचानक थम गई। वो पलटी तो उसकी नज़रें इंशा के चेहरे पर किसी साकत फैसले की तरह जम गई। उसने गर्दन को ज़रा सा एक तरफ छम दिया, वही मखसूस अंदाज जिसमें बला की बेनियाजी भी थी और एक तीखापन भी। ना पूरी तवज्जो ना कोई परवाह, बस एक ऐसी सर्द महरी जो सामने वाले के वजूद को मुजम्मद कर दे। इंशा को लगा इज़ल इसे देख नहीं रही बल्कि इसके वजूद के बंद दरवाज़ों पर दस्तक दे रही है। वो नजरें नहीं थी, एक खामोश जरा थी जो बगैर कोई सवाल किए इंशा के अंदर पोशीदा किसी ख़ास बात को कुरेद कर बाहर निकाल लाना चाहती थी। जी मैं ठीक हूँ। इंशा के अल्फाज लरज रहे थे और इस लर्जिश में इसकी घबराहट का पूरा बोझ छुपा था। मगर अफसोस कि अब तुम ठीक नहीं रहोगी। इज़ल ने अपने लबों को एक सफाक मुस्कुराहट के साथ गोल किया जैसे वो किसी दबे हुए राज का मुंह खोलने वाली हो। मतलब? इंशा की आवाज़ अपने अंदरूनी खौफ का बोझ ना उठा सकी और कपकपा गई। मतलब ये कि तुम्हारा वो पोशीदा इश्क अब। शट अप इज़ल, अब एक लफ्ज़ और नहीं। अभी इज़ल की बात की बाज़गश्त भी ख़त्म नहीं हुई थी कि यारम ने उकाब की तरह झपट कर इसका बाजू अपनी गिरफ्त में ले लिया। यारम के माथे पर उभरी रगें इसके ज़ब्त के टूटने की गवाही दे रही थी। ओहो, तो प्यारे लाला जान को बहुत तकलीफ़ हो रही है। इज़ल ने तकलीफ़ के बावजूद एक जहरीली तमानियत से इसे चिढ़ाया। क्यों? क्या इसके लिए बहन के करतूतों का जहर माँ बाप के सामने ना फैल जाए? बासिर खान के वजूद में एक लर्जा सा उठा था। इनकी बेटी की जानिब उठती इज़ल की उंगली इसके वक़ार को छलनी कर रही थी। इनकी भवें तन गई थी और मुठियाँ शिद्दत से भिंच गई थी कि जोड़ सफ़ेद पड़ गए। दूसरी जानिब रुतबा बेगम और इंशा की तो जैसे नब्ज़ें थम गई हों। ज़बान बंद कर लो इज़ल, इससे पहले कि मेरा गुस्सा सब कुछ चला कर राख कर दे। यारम ने दबे लहजे में गरजते हुए इसे बाजू से पकड़कर बाहर की सिमत घसीटना चाहा मगर वो वहीं गिर गई। हो जाए राख, मुझे परवाह नहीं। अगर मैं तबाह हुई तो अकेली नहीं जाऊंगी। पूछो अपनी इस मासूम बहन से कि मेरे भाई के साथ छुप छुप कर जो तस्वीरें खिंचवाती रही, इसकी नीयत क्या थी। पूछो कि ये इश्क कब से पल रहा है। इस घर की दीवारों में मैं आज सबके सामने वो पर्दा उठाऊंगी जिसे तुम इतनी मेहनत से थामे बैठे हो। यारम खान इज़ल खान के अल्फाज इंशा की चादर को तार तार करने की कोशिश थे मगर असल सच ये था कि वो घर जिसे वो उजड़ा हुआ बोल रही थी इसे कोई और नहीं तोड़ रहा था। वो खुद अपने हाथों से इसकी ईंट बखेर रही थी। चुप कर जाओ इज़ल, खुदा का वास्ता है चुप कर जाओ, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। यारम की आवाज़ में इल्तिजा थी। गुस्सा नहीं, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, चली जाओ यहाँ से। और वो वाकई इसके सामने हाथ जोड़े खड़ा था। शायद इससे ज़्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था और इसे इसकी बात का एहसास हो चुका था। क्यों? जिस बहन को मासूम कहते हो, चार दीवारी में बंद करके रखते हो, इसके गुलछड़े बर्दाश्त नहीं हो रहे? अगर मैं यारम के सब्र का हिसार टूट गया। इसका हाथ फिजा में लहराया और एक भरपूर थप्पड़ की गूंज पूरे हॉल में फैल गई। इज़ल का चेहरा अब एक ज़र्फ के साथ मुड़ गया।
बहन के गुलछर्रों का जुमला अभी इसके होठों पर अधूरा ही था। यारम खान, होश के नाखून लो। बासिर खान की आवाज़ जलाल से भरी हुई थी। यारम खान का वो भारी पुलिस वाला हाथ जब एज़ल के नाजुक गाल पर पड़ा तो पूरे हॉल में एक ऐसी खामोशी उतरी जैसे वक्त की सांस रुक गई हो। सर्ब इतनी शदीद थी कि एज़ल का चेहरा एक जानिब ढलक गया और इसके बालों में लगा केचड़ टूटकर फर्श पर जा गिरा। बिखरते बाल इसके चेहरे को ढांपने लगे, मगर इन बालों की ओट से भी इसके गाल पर उभरने वाले हाथ की पांचों निशानात साफ देखे जा सकते थे। एज़ल के वजूद में एक लर्जा उठा और वो अपनी जगह से लड़खड़ा गई। इसके याकूत जैसे सुर्ख होंठ थरथरा रहे थे, मगर आंखों में छुपी अना की वहशत अब भी मरी नहीं थी। इन आंखों से आंसू बेख्तियार निकलकर गालों पर लकीरें बना रहे थे, जिन्हें वो बार बार किसी ज़िद्दी बच्चे की तरह बेदर्दी से साफ कर रही थी। वो कर्ब में डूबी हुई थी, मगर की नज़रें अब भी यारम की आंखों में गड़ी थी। वो झुकी नहीं थी, टूट कर भी इसकी अकड़ बरकरार थी, जैसे वो इन बहते आंसुओं से अपने इंतकाम की आग को और हवा दे रही हो। देख लिया आपने, ले लिया आपके बेटे ने होश के नाखून। यही वो ज़र्फ़ है जो आपने इसे विरसे में दिया। इसकी आवाज़ में आंसुओं की नमी थी, मगर लहजे में चट्टान जैसी सख्ती। वो रोते हुए बासिर खान के जाओ और जलाल को ललकार रही थी। दूसरी जानिब यारम का हाल किसी कफस में कैद इस परिंदे जैसा था जो उड़ना चाहता हो मगर उड़ ना सके। उसने एक बोझल सांस हवा के सुपुर्द की। वो अपने सर को झटक कर गुस्से से इसके जहर को निकलने की कोशिश कर रहा था जो एज़ल ने इसके लहू में घोल दिया था। एज़ल ने आज दूसरी बार इससे वो करवा दिया था जिसके बारे में इसने कभी सोचा भी ना था। एज़ल, मेरी जान, इधर आओ, यहाँ बैठो। रुतबा बेगम ने ममता के टूटे हुए लहजे में इसे पुकारा और अपना हाथ इसके कंधे की सिमत बढ़ा दिया, मगर एज़ल के ने किसी लरसती हुई बिजली की मानिंद अपना बाजू छुड़वा लिया। हमदर्दी की छोटी कबार अपने पास रखिए, मैं बेचारी नहीं हूँ और आप मेरी कुछ नहीं लगती। जब आपका ये बेटा मेरा कुछ नहीं लगता तो आप से और आपकी इन दीवारों से मेरा कैसा रिश्ता। इसकी आवाज़ हॉल के सन्नाटे को चीरती चली गई। बेटा, ऐसे नहीं कहते, मैं इसको खूब डांटूंगी, तुमसे भी माफ़ी मांगेगा। इसकी जुर्रात कैसे हुई, इसने मेरी बेटी पर हाथ उठाया। रुतबा बेगम की आंखों में इल्तिजा थी। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। इस शख्स ने तो मुझसे मेरे वालिदैन की इच्छाओं तक छीन ली। एज़ल ने नफरत की हदों को छूते हुए यारम की तरफ इशारा किया। इसकी वजह से आज हर दूसरा शख्स मुझ पर हाथ उठा रहा है। नहीं चाहिए मुझे ये रफाकत। अपने इस बेटे से कहिए कि मेरी जान छोड़ दे। वो हाँप रही थी जैसे कोई ज़ख्मी हिरनी आखिरी सांसें ले रही हो, मगर फिर इसने वो हर्फ उर्फ आखिर ज़ुबान से अदा कर दिया जिसने पूरे घर की बुनियादें हिला दी। क्यों है ये इतना बेमुरवत? क्यों नहीं दे रहा मुझे तलाक? ये वो अल्फाज थे जो फ़िज़ा में जहर आलू तीर बनकर पैवस्त हो गए। वो पछतावा जब इसकी तकदीर के स्याह हाशियों पर हमेशा के लिए रख्म होने वाला था, इसके लबों से निकल चुका था। मतलब तुम्हें तलाक चाहिए? तुम अपने फैसले से पीछे नहीं हटोगी। यारम ने कमर पर हाथ रखे एक अजीब सी बेबसी से इसे देखा। हाँ चाहिए। क्या अब तक तुम मेरी बात समझ नहीं आई? एक ही बार बता दो, कौन सी ज़ुबान समझ में आती है? एज़ल के लहजे की तीखी काट अभी भी बरकरार थी। नहीं, अब आ गई है। यारम की आवाज़ में एक लर्जिश आई और आंखों के गोशों में नमी तैरने लगी। उसने गहरा सांस लिया जैसे अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी दाव पर लगा रहा हो। अब समझ आ गई है एज़ल, जाओ, मैंने तुम्हें आज़ाद किया। मेरी तरफ से तुम्हें तलाक है, तलाक है, तलाक है। पूरे कमरे में जैसे मौत का सा सन्नाटा छा गया था। बासिर खान और रुतबा बेगम को संभलने का मौका तक ना मिल सका, वरना वो इस गलीज़ लफ्ज़ को कभी अपने बेटे की ज़ुबान तक ना आने देते। मगर अब तो तीर कमान से निकल चुका था। ये वो मकाम था जहाँ एज़ल इसे खुद खींच कर लाई थी। एज़ल के वजूद के दरो दीवार लरसा उठे। वो अपने लाड और लाव वालीपन में जो अल्फाज बोले जा रही थी, इसे नहीं मालूम था कि जब यह हकीकत बनकर सर पर गिरते हैं तो कैसा दर्द देते हैं। वो अपनी जगह पत्थर की मूरत बने यारम को देख रही थी। यारम की आंखों से दो आंसू टूटकर इसकी दाढ़ी में जज्ब हो गए। इसने फ़ौरन अपना रुख मोड़ा और कमर पर हाथ बांध लिए, जैसे अब वो एज़ल का चेहरा देखकर अपनी हिम्मत नहीं हारना चाहता था। मेरी तरफ से आज़ाद हो तुम जा सकती हो, मगर मेरे घर की फ़िज़ा में अब मज़ीद जहर घोलने की इजाज़त तुम्हें नहीं दी जा सकती। यारम खान के अल्फाज सपाट थे, मगर इनके पीछे टूटे हुए शीशों की किरचियाँ थी जो सुनने वालों के दिल ज़ख्मी कर रही थी। ये क्या किया तुमने खान? बासिर खान के अल्फाज हॉल की छत से टकराए। इनका लहजा सदमे और जलाल का मजमुआ था। क्या यही तरबियत दी थी मैंने तुम्हें?
ये तुम इस लड़की की लावाबाली बेवकूफ़ी के आगे घुटने टेक दोगे? उन्होंने आगे बढ़कर यारम के कंधों को अपने मजबूत हाथों से जकड़कर झंझोड़ डाला। इनकी आंखों में अपने बेटे के इस फैसले पर एक दहकता हुआ सवाल था। यारम ने नज़रें नहीं उठाई, बस इसके वजूद में एक हल्का सा इर्तियाश पैदा हुआ। माफ़ कर दीजिए बाबा। इसकी आवाज़ जैसे किसी गहरी खाई से आ रही थी। उसने एक तवील सांस ली और वो बात कही जो किसी पत्थर पर लखी तहरीर की तरह अटल थी। एक औरत की ज़ुबान जब जहर बन जाए तो सिर्फ घर नहीं जलाती, वो नस्लें जलाकर राख कर देती है, और मैं ये बर्बादी नहीं होने दे सकता। हमारा अलग हो जाना शायद कोई हादसा या किस्मत का सितम नहीं है बाबा, शायद यही हम सब पर कुदरत की ख़ास रहमत है। हॉल में गहरी खामोशी लौट आई थी। यारम के अल्फाज में एक ऐसी हतमी सच्चाई थी जिसने बासिक खान के हाथों की गिरफ्त ढीली कर दी। दूसरी जानिब एज़िल अभी तक इसी साकत आलम में खड़ी थी, जैसे इसे यकीन न आ रहा हो कि इसके अपने जहर ने इसका अपना नशमीन जला डाला है। यारम बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने बहुत गलत किया है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। रुतबा बेगम के आंसू इनके दुपट्टे में जज्ब हो रहे थे। इनकी सिसकियाँ हॉल के सन्नाटे में एक नौहे की तरह गूंज रही थी। एज़िल अब खामोश हो चुकी थी, एक ऐसी हौलनाक खामोशी जो तूफान के गुजर जाने के बाद बस्तियों में छा जाती है। शायद अब इसके पास कहने को कुछ बाकी नहीं रहा था, या शायद दुखों का हजूम इतना बढ़ गया था कि अल्फाज रास्ता भूल गए थे। वो मुड़ी और टूटे हुए कदमों से बाहर की जानिब बढ़ने लगी। इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना कोई एहतजाज किया, ना कोई दुहाई दी, मगर इस वक्त शायद अर्श इलाही गवाह था कि जैसे जैसे इसके कदम दहलीज से बाहर की सिमत जा रहे थे, यारम का दिल बोझल होकर किसी गहरी खाई में गिरता जा रहा था। यारम के सामने बिखरे हुए ख्वाबों की धूल उड़ रही थी। इसकी आंखों के सामने एक धुंध सी छाने लगी और एक गहरा अंधेरा इसे अपने हिसार में लेने लगा। वो अपनी जगह साकत खड़ा अपनी इज्जत को इसके घर से रुखसत होते देख रहा था। हेज़ल ने अपने बिखरे बालों को एक वहशियाना झटके से पीछे किया और बगैर मुड़े दहलीज पार कर गई। वो एतमाद जो कभी इसकी ढाल था, अब इसके कदमों की लर्जिश में दफन हो चुका था। यारम ने इसे जाते नहीं देखा, बल्कि अपनी ज़िंदगी को किसी रेत की तरह हाथों से फिसलते हुए महसूस किया। हॉल में फैला हुआ हब्स अचानक इतना बढ़ गया कि फ़िज़ा में ऑक्सीजन कम पड़ गई। इसे लगा जैसे वक्त की नफ्स ठहर गई है और कायनात का सारा बोझ इसके अकेले के वजूद पर आ गिरा है। और फिर इसके अपने अंदर एक सरगोशी उठ गई, वो आवाज़ जो सिर्फ इंसान को खुद अपने टूटने के लम्हे में सुनता है। आज तुमने इसे तलाक नहीं दी यारम खान, आज तुमने अपने हाथों से अपनी बका का जनाजा उठाया है। नज़रों के सामने अंधेरा लहराया और एक वो कटे हुए शजर की तरह अंदर से ढेर हो गया था। शाम ढलने लगी थी, आसमान पर सुर्खी फैली हुई थी, जैसे दिन भी जाते जाते कोई जख्म छोड़ गया हो। गाड़ी खामोशी से सड़क पर दौड़ रही थी। एसी की ठंडक कैबिन में भरी हुई थी, मगर बाहर की तपिश अभी भी शीशों से टकरा रही थी। शाम हो जाने के बावजूद गर्मी का जोर कुछ खास नहीं टूटा था। ड्राइवर आगे खामोश बैठा था। एज़िल पिछली सीट पर सिमटी बैठी थी, खिड़की से बाहर भागती सड़क को देख रही थी, मगर देख कुछ नहीं रही थी। आंसू थे कि रुकते नहीं थे, बार बार गालों पर आते और बार बार इन्हें साफ करते, मगर वो बहते रहे। मैं क्यों रो रही हूँ? इसने अपने आप से पूछा। अंदर से इस आवाज़ में झुंझलाहट थी, खुद पर गुस्सा था। मैं यही तो चाहती थी, यही तो मांगा था, ये तो आंसू कैसे, क्यों? मगर आंसू कोई जवाब नहीं देते, वो बस बहते हैं। सच ये था कि वो टूटी हुई थी, बुरी तरह टूटी हुई थी, और ये सच वो खुद से छुपा नहीं पा रही थी, चाहे कितनी ही कोशिश करती। जिस रिश्ते को तोड़ने के लिए इसने एज़िल एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, इस रिश्ते को तोड़ने के लिए इसने कोई तमीज़ याद नहीं रखी, कोई हद नहीं देखी। अब इस रिश्ते के टूट जाने पर ये आंसू कहाँ से आ रहे थे? ये बात वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। एक तरफ दिल कह रहा था कि बिल्कुल ठीक किया, जो मिला वही मिलना चाहिए था इसे, और दूसरी तरफ एक सरगोशी थी, दबी दबी मगर मुसलसल। क्या सच में सब खत्म हो गया? क्या इसने वाकई छोड़ दिया? यारम से इसका अब कोई रिश्ता नहीं रहा। गाड़ी एक मोड़ पर मुड़ी और सड़क की रोशनियाँ खिड़की के शीशे पर एक लम्हे के लिए चमकी और फिर पीछे रह गई। एज़िल को इस वक्त पहली बार एहसास हुआ कि ज़िंदगी फ़िल्म नहीं होती। फिल्म में जो मुकालमा बोलो वो सीन ख़त्म होता है, पर्दा गिरता है और सब उठकर चले जाते हैं, मगर यहाँ पर्दा नहीं गिरा था। यहाँ सब कुछ इसी तरह कायम था। वो गाड़ी, वो सड़क, वो आंसू, वो खालीपन जो सीने में उतर कर बैठ गया था। जज्बात में कहे गए अल्फाज वापस नहीं आते और गुस्से में तोड़े गए रिश्ते जोड़े नहीं जाते। तलाक कोई लम्हे भर की बात नहीं होती, ये सारी उम्र का बोझ होती है, और ये बोझ आज इसके कंधों पर आ गिरा था और इसकी जिम्मेदार
وہ خود تھی، قلمکار کا گمان۔ اے بنت ہوا، خدا نے تجھے گھر کی رونق اور روشنوں کی رشتوں کی ڈھال بنایا تھا۔ اپنی زبان کی تپش سے اس چھت کو اتنا زخمی نہ کر کے وہ مرد ٹوٹ کر وہ راستہ چن لے جسے خدا نے بھی ناپسند فرمایا ہے۔ یاد رکھنا، عورت کے لہجے کی کڑواہٹ جب حد سے بڑھتی ہے تو حلال رشتوں کی بنیادیں پگھل کر طلاق کے سرد خانے میں جا گرتی ہے۔ ایزل کے جانے کے بعد گھر پر چپ کی کائی جم گئی تھی۔ یارم خان جو ہمیشہ سر اٹھا کر جینے کا عادی تھا، آج اپنی ہی عدالت میں مجرم بنا کٹہرے میں کھڑا تھا۔ وہ ساکت باپ اور گمسم ماں کے درمیان کسی بے جان وجود کی طرح دھنسا ہوا تھا۔ ایزل طوفان کی طرح آئی، مگر پیچھے وہ سوال چھوڑ گئی جن کا جواب یارم کے پاس نہیں تھا۔ بابا نے کرب سے اسے دیکھا، چہرے کی جھریاں آج کچھ زیادہ گہری لگ رہی تھیں۔ یارم، یہ تم نے کیا کیا؟ آواز میں غصہ کم، دکھ زیادہ تھا۔ مانتا ہوں اس لڑکی کی زبان تلخ تھی، مگر تم تو سمجھدار تھے، یہ کوئی ایک دن کا کھیل نہیں تھا، پوری زندگی کا فیصلہ تھا۔ انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری اور صوفے کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ تم نے خود اپنی مرضی سے اس رشتے کو نبھانے کا عہد کیا تھا، پھر اپنے ہی لفظوں کی حرمت کو کیوں پامال کر دی؟ یارم نے سر نہیں اٹھایا، مگر بھینچی ہوئی مٹھیاں اور ماتھے پر ابھرتی رگیں بتا رہی تھی کہ اندر بھی آتش فشاں پھٹنے کو تیار ہے۔ ماں کی خاموش نظریں الگ سے کوس رہی تھی، اسی تیکھے جملے سے کہیں زیادہ کاٹدار۔ بابا، یہی بہتر تھا۔ آواز میں صدیوں کی تھکن تھی۔ میں نے کوشش کی تھی، آپ نے کے سکھائے ہوئے صبر سے بھی کہیں زیادہ سہنے کی کوشش کی تھی، مگر میں پتھر نہیں ہوں جس پر ہر چوٹ بے اثر رہے۔ وہ اٹھا، قدموں میں ایک عجیب قطعیت تھی، بغیر مڑے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ نیچے رتبہ بیگم کا ہاتھ بے اختیار سینے پر گیا۔ باسق خان کی نظریں سیڑھیوں پر جمی تھی۔ دونوں جانتے تھے یارم اس وقت انشا کے پاس جا رہا ہے، یہ بھی جانتے تھے کہ وہ انشا سے اس الزام کا جواب مانگنے جا رہا ہے جو ابھی کچھ دیر پہلے ایزل کی زبان سے نکلے تھے اور ہوا میں زہر بن کر موجود تھے۔ کمرے میں صرف ایک دھیمی سی روشنی تھی، میز پر رکھا لیمپ جو انشا کے آنسوؤں کو سنہری کر رہا تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے سمٹی بیٹھی تھی، فون کانوں سے لگائے، گھٹنوں کو سینے سے لپٹائے۔ آپ نے کیوں، آخر کیوں کیا ایسا؟ لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر حلق سے آزاد ہو رہے تھے۔ دوسری طرف سارم اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ باہر رات گہری ہو رہی تھی، مگر اس کے اندر سے اس سے بھی گہرا اندھیرا اتر رہا تھا۔ انشا کی آواز سن کر اس کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ آپ بہت برے ہیں سارم، بہت ہی برے۔ انشا نے آنکھیں موند لی۔ میں اسی لیے ڈرتی تھی، آپ نے کہا تھا کہ سب سنبھال لیں گے، مجھے تماشا نہیں بننے دیں گے۔ انشا، میری بات تو سنو۔ سارم کی آواز میں وہ التجا تھی جو صرف بے گناہ شخص کے حصے میں آتی ہے۔ اس نے ہاتھ سے ایک کھڑکی کا شیشہ تھاما جیسے کوئی سہارا ڈھونڈ رہا ہو۔ خدا کی قسم، میں نے ایزل کو کچھ نہیں بتایا۔ اس نے شادی کی چند تصاویریں دیکھ لیں اور باقی عمارت اپنے وہم پر کھڑی کر لی۔ تمہاری آبرو مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک گونجی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ انشا، دروازہ کھولو۔ یارم کی آواز نے جیسے کمرے کی ہوا بھی روک دی تھی۔ لالا، یہ ایک لفظ انشا کے منہ سے کسی سہمے پرندے کی آخری آواز کی طرح نکلا۔ اس کے ہاتھ یکدم ساکت ہوئے اور فون بے جان ہو کر چادر پر گر گیا۔ اسپیکر سے سارم کی آواز ابھرتی رہی، انشا، ہیلو انشا، مگر وہ اسے سننے کی حالت میں نہیں تھی۔ وہ نڈھال قدموں سے دروازے تک پہنچی، لرزتے ہاتھوں سے کنڈی کھولی اور سر جھکائے کھڑی ہو گئی، بالکل ویسے جیسے سزا کا وقت آ چکا ہو اور بھاگنے کا راستہ نہ بچا ہو۔ یارم کے چہرے پر ایک ہیبت ناک سکون تھا، وہ خاموشی جو کسی بھی شور سے زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے۔ یارم کمرے میں داخل ہوا تو دروازہ بند کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رکا، جسے باہر کی دنیا سے یہ کمرہ الگ کر رہا ہو۔ اس نے آہستہ سے کنڈی چڑھائی اور بیڈ کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ سامنے انشا سر چکائے بیٹھی تھی، ہاتھ گود میں، آنکھیں نم۔ فون کی اسکرین ابھی بھی جل رہی تھی۔ یارم کی نظر اس پر پڑی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، صرف ایک نگاہ ڈالی اور انشا نے کانپتے ہاتھ سے فون بند کر دیا۔ خاموشی اتنی بھاری تھی کہ سانس لینا بھی بھاری لگے۔ انشا، بس ایک لفظ، مگر اس ایک لفظ میں اتنا کچھ بھرا تھا کہ انشا کی آنکھوں سے آنسو خود بخود ڈھلک گئے۔ کہاں پیار میں کمی رہ گئی تھی؟ یارم کی آواز دھیمی تھی، مگر دھیمے پن میں ایک ایسا وزن تھا جو چیخ سے بھی زیادہ کاٹتا ہے۔ کہاں تمہارا لالا کم پڑ گیا تھا؟ انشا نے منہ کھولا۔ یارم نے ہاتھ اٹھایا۔ ابھی نہیں، پہلے میری بات سنو۔ وہ تھوڑا آگے جھکا، کوہنیاں گھٹنوں پر، نظریں انشا کے جھکے چہرے پر۔ میں نے تمہیں بہن نہیں بیٹی سمجھا تھا انشا،
اور آج جو مجھے پتہ چلا ہے وہ میرا سر جھکانے کے لیے کافی ہے، اور سچ میری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، تمہاری یہ جھکی ہوئی نظریں، یہ لرزتا وجود، یہ سب کچھ خود بول رہے ہیں۔ انشا کا ہونٹ کانپا۔ سارم، یارم نے نام لیا، سیدھا بے لاگ، اروپ پھپھو کے شوہر کا بیٹا۔ کمرے میں جیسے ہوا بھی رک گئی۔ وہ صرف ایزل کا بھائی نہیں ہے، اس کا تعلق اس شخص سے ہے جس سے فی الحال بابا دل سے نہیں ملیں گے۔ بظاہر وہ میرے کہنے پر نرم پڑ گئے ہیں، مگر انہیں گھلنے ملنے میں ابھی ٹائم لگے گا، اور ایسے میں اگر بابا کو یہ سب پتہ چلا تو سب کچھ صحیح ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ یارم اٹھا اور کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ باہر رات تھی، خاموش اور بے رحم۔ اس نے گہری سانس لی۔ انشا، تمہیں شاید یاد نہ ہو، تم چھوٹی تھی جب اروپ پھپھو نے اپنی مرضی سے قدم اٹھایا تھا، اور بابا نے اس دن جو دروازہ بند کیا وہ برسوں تک نہیں کھلا۔ اس کی آواز میں پہلی بار ایک دراڑ آئی۔ میں نے بابا کو دیکھا ہے انشا، وہ ہنستے نہیں تھے، وہ تہواروں پر خاموش رہتے تھے، وہ پھپھو کا نام سنتے تھے تو چہرہ پتھر ہو جاتا تھا۔ برسوں کا وہ درد ابھی کہیں جا کر اللہ اللہ کر کے کچھ پگھلنا شروع ہوا تھا۔ وہ مڑا اور سیدھا انشا کی آنکھوں میں دیکھا۔ اور تم نے جو راستہ چنا ہے وہ اسی زخم کو پھر سے کریدنے والا ہے۔ اس بار نہیں بابا نے پھپھو کو دور کیا، اس بار وہ خود ٹوٹ جائیں گے جیتے جی۔ انشا کی سسکی دب گئی، ہونٹ بھینچ لیے اس نے۔ یارم واپس آیا، کرسی پر بیٹھا اور ہاتھ میز پر رکھے۔ آواز اب بالکل پست تھی، تقریباً سرگوشی۔ میں جانتا ہوں تم نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، دل پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا، مگر انشا، اس نے ایک پل رکا، قدم پر اختیار ہوتا ہے، اور تم نے وہ قدم اٹھانے سے پہلے یہ نہیں سوچا کہ اس گھر کی دیواریں کتنی پرانی دراڑوں پر کھڑی ہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اسے سنبھالنے کی کوشش کروں گا، جو ہوا اسے الزام رہنے دو، سچ مت بننے دینا، اور اپنا منہ بند رکھنا۔ اس لیے نہیں کہ تم قصوروار ہو، بلکہ اس لیے کہ سچ کو سہنے کی اس گھر میں ابھی طاقت نہیں۔ دروازے کی طرف بڑھتے بڑھتے رکا، بغیر مڑے بولا، مجھے تم پر یقین ہے انشا کہ تم بابا کو جیتے جی نہیں مارو گی۔ انشا نے ہاں میں سر کو ہلایا، اچانک جاتے ہوئے۔ یارم دروازے پر رکا، واپس نہیں مڑا، بس ایک لمحے کے لیے وہیں ٹھہر گیا، جسے کوئی بات ہو جو کہنی ضروری ہو مگر الفاظ میں ڈھالنا آسان نہ ہو۔ پھر آہستہ سے پلٹا۔ انشا، آواز پہلے سے مختلف تھی، اس میں حکم نہیں تھا، فیصلہ نہیں تھا، بس ایک بھائی تھا جو تھکا ہوا تھا۔ اگر میری کسی بات سے تمہیں تکلیف پہنچی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ انشا نے سر اٹھایا۔ پہلی بار اس نے اپنے لالا کی آنکھوں میں غصہ نہیں دیکھا، وہاں کچھ اور تھا، وہی جو اکثر مضبوط لوگ چھپا کر رکھتے ہیں۔ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ یارم نے ایک قدم پیچھے ہو کر دروازے کے ساتھ کندھا ٹکایا۔ نظریں زمین پر جمی تھی۔ پسند کرنے کا حق اللہ نے دیا ہے، وہ میں کون ہوتا ہوں چھیننے والا۔ انشا خاموش رہی۔ دکھ بس اس بات کا ہے، اس نے ایک سانس لیا سینے سے گہرا، کہ وقت رہتے مجھے خبر ہوتی، اماں تھی، میں تھا، کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے، مگر اب جو الجھا ہے اسے سلجھانے کی کوشش میں جو بچے کچے رشتے بھی ٹوٹ جائیں گے، اور مجھ سے نہیں ہوگا انشا۔ انشا کے ہونٹ کانپے مگر وہ چپ رہی۔ یارم نے ایک بار اسے دیکھا، سر سے پاؤں تک، جیسے کوئی بھائی اپنی بہن کو اس وقت دیکھتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑی ہو چکی ہے۔ تم مجھے بہت عزیز ہو۔ آواز آہستہ تھی، تقریباً سرگوشی۔ ایک بھائی کا بھی اپنی بہن کی خوشی کا دشمن نہیں ہوتا، بس یہ عزت کا رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے، اسے سنبھالنے کی کوشش میں کبھی کبھی سخت بننا پڑتا ہے۔ وہ مڑا اور تیز قدموں چلا گیا۔ دروازہ بند ہوا آہستہ سے، بغیر کسی آواز کے۔ انشا کے آنسو اب بھی گر رہے تھے، مگر ان میں پہلے والی بات نہیں تھی۔ یہ وہ آنسو تھے جو تب نکلتے ہیں جب کوئی تکلیف دے کر بھی یہ جتا دے کہ وہ اپنا ہے۔ ایزل نے گھر میں قدم رکھا تو اس کی طلاق کی خبر اس سے پہلے وہاں پہنچ کر دیواروں پر منحوس سائے کی طرح پھیل چکی تھی۔ ہال میں لگی وہ پنچایت کسی مقتل کا منظر پیش کر رہی تھی، جہاں اس کے اپنے ہی منصف بنے بیٹھے تھے۔ سامنے صوفوں پر بابا، اماں، سارم اور روشانے ایک قطار میں براجمان تھے۔ سارم نے چہرے پر وہ اذیت تھی جو کسی قیمتی چیز کے کھونے پر نہیں، اس کے ٹوٹنے کی آواز پر ہوتی ہے۔ روشانے نے افسوس کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، مگر اس لبادے کے نیچے جو چمک تھی وہ ایزل کی نظروں سے چھپ نہ سکی۔ مگر سب سے تکلیف دے اس کے والدین کا چہرہ تھا۔ وہاں غصہ نہیں تھا، وہاں وہ کرب تھا جو برسوں کے مان کے ٹوٹنے سے پیدا ہوتا ہے، اور جسے نہ آنسوؤں سے دھویا جا سکتا ہے نہ لفظوں سے بھرا۔ ان کی خاموشی ایزل کے پیروں کی زنجیر بن گئی۔ وہ سمجھ گئی وہ صرف ایک رشتہ نہیں ہاری،
वो अपनी वो पहचान भी खो आई है जो इन दोनों की नज़रों में इसका वक़ार थी। एज़िल वहीं खड़ी रही, ना आगे बढ़ी ना पीछे हटी। कभी कभी इंसान इसलिए नहीं रुकता कि हिम्मत नहीं होती, बल्कि इसलिए कोई भी सिमत अपनी नहीं रखती। फिर माँ उठे, मिल गया अब सुकून, पड़ गई कलेजे में ठंडक। ये जुमला नहीं था, ताज़ियाना था। वो रोते हुए आगे बढ़ी, मगर इनके लहजे में ममता की नरमी नहीं थी। बरसों की कमाई हुई इज्जत की लुट जाने का मातम था। वो एज़िल के करीब आकर रुकी, आंखें सुर्ख, आवाज़ लरसती हुई, तुम्हें तो बस अपनी अना की तस्कीन चाहिए थी ना। सो देख लो, आज तुम जीत गई और तुम्हारे माँ बाप अपनी ही दहलीज पर हार कर खड़े हैं। इसी दिन के लिए इतने मान से पाला था। हाल में हर शख्स ताकत था। सारम ने नज़रें फेर ली। शायद वो एज़िल की आंखों में कुछ नहीं देखना चाहता था जो वहाँ उतर रहा था। एज़िल इनके सामने एक बार भी नहीं रोई, बस खड़ी रही अपनों के दरमियान अकेली, जैसे कोई दरख्त तूफान में जड़ से नहीं उखड़ा मगर अंदर से खोखला हो गया हो। अब ये मजलूम शक्ल क्यों बना रख कर खड़ी हो। माँ की आवाज़ कांप रही थी मगर लहजे में नरमी नहीं थी। चुप होने का फ़ायदा, अब जब चुप रहना चाहिए था तब तो तुमने ज़ुबान के ताले तोड़ लिए थे। कितना समझाया, कितना कहा, मगर तुमने सुना कब। वो एक पल के लिए रुकी, फिर बोली, पहले आर्यान ने इस घर का सर झुकाया, अब तुमने, और रुशाने को तो तुमने देखा ही है। इसी राह पर चल रही हो तुम भी, कदम कदम नक्शे कदम। ये आखिरी जुमला एज़िल के सीने में कहीं गहरा उतर गया था। इस घर में रुशाने का नाम जिस लहजे में लिया जाता था, वो लहजा आज इसके अपने नाम के साथ जुड़ गया था। गुलनाज की बात रुशाने के वजूद में आग की तरह उतरी। सच था, वो सच हमेशा काटता है। जान छोड़ो मेरी भाभी, रुशाने की आवाज़ में तीखापन था। वो सोफे पर बैठी थी मगर लहजा खड़ा था। कितने बरस बीत गए मेरी तलाक को। जब कोई बात ना मिले तो मेरा नाम ले लो। मेहरबानी करके आप अपने बच्चों की गलतियों पर नज़र डालो। गुलनाज ने एक कदम आगे बढ़ाया। मेरे बच्चों की ज़िंदगी तुमने बर्बाद की रुशाने। आवाज़ में दर्द था मगर अब लर्जिश नहीं थी। बचपन से आज तक तुम मेरे बच्चे तुम्हारे पीछे चले और तुमने आहिस्ता आहिस्ता इनमें वो जहर भर दिया जो तुम्हारी अपनी सोच में था। रुशाने ने चेहरे के तासुरात सख्त हुए मगर वो बोली नहीं। माँ होने के दावे किए थे तुमने। गुलनाज की आवाज़ अपसर्ट थी। माएँ ऐसी होती हैं तो तुम एक अच्छी फूफी भी ना बन पाए। माँ बनना तो दूर की बात है। चुप हो जाओ तुम दोनों। अफजल खान की आवाज़ ने हॉल की हवा रोक दी। रुशाने और गुलनाज दोनों यकदम साकत हो गई, जैसे किसी ने शोलों पर पानी डाल दिया हो। घर में पहले ही कयामत टूटी हुई थी। वो आहिस्ता आगे बढ़े, आंखें सुर्ख, सांस भारी। घर की बेटी की ज़िंदगी उजड़ गई और तुम दोनों को अपनी अना की पड़ी है। कोई नहीं बोला, बाहर निकलो यहाँ से दोनों। रुशाने ने दिल मिलाकर कुछ कहना चाहा मगर भाई की नज़रों ने इसे पीछे धकेल दिया। गुलनाज ने लरसते हाथों से एज़िल को सहारा दिया। नज़रें ज़मीन पर गड़ी हुई थी। हॉल में सन्नाटा था। बोझल दम घुटता हुआ फिर एक हिचकी गूंजी एज़िल की, और अगले ही लम्हे वो ज़मीन पर थी। एज़िल, अफजल खान और गुलनाज के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इनकी लाडली जो न जाने कब से खड़ी सब कुछ सह रही थी, अब बेसुध पड़ी थी। सारम को इस वक्त एज़िल पर शदीद गुस्सा था। जो हुआ वो काबिल माफ़ी नहीं था, मगर ये भी सच था कि इसने हमेशा इसे सगी बहन की तरह चाहा था। वो तेज़ी से आगे बढ़ा और इसे उठाकर सोफे पर लिटा दिया। इसके हाथ पांव बेजान लटक रहे थे, मुंह पर पानी के छींटे पड़ रहे थे। डॉक्टर का फ़ोन हो चुका था मगर एज़िल की आंखें नहीं खुल रही थीं। आसमान पर मई की गर्मज़दा रात का बोझलपन अभी बाकी था। सारा दिन सूरज ने आग बरसाई थी। दीवारें अब भी तप रही थीं मगर दूर उफक पर कड़कड़ाते बादलों की गरज ने खामोशी का सीना चाक कर दिया। स्याह बादल चादर तान कर आ चुके थे और हवा में मिट्टी की सूंधी खुशबू घुल रही थी जो बारिश से पहले आती है, वो और कुछ बरसने की खबर देती है। इसी बदलते मौसम के साए में शयान खान और परीशे तबरेज़ खान के घर के सामने खड़े थे। नफीस 3 पीस सूट, मगर अंदर का हाल किसी मिट्टी के कच्चे घुरूंदे जैसा था जो एक हवा के झोंके में बिखर जाए। वो बार बार खुश होंठों पर जबान फेर रहे थे। अदनान होटल में रुक गया था। इसने एक लम्हे में दखल देना मुनासिब ना समझा। परीशे के कदम रुके हुए थे। शयान बेटी से मिलने की तड़प में आगे बढ़ रहे थे और वो वहीं खड़ी थी। इस घर की खामोशी में कुछ था जो इसे अंदर से जाने से रोक रहा था। एक अनजाना खौफ जो अल्फाज में नहीं आता मगर सीने पर पत्थर की तरह रखा होता है। वो जानती थी कि अंदर सिर्फ अबीरा नहीं है। मुलाजिम इतला देकर पलट चुका था।
शान ने एक गहरा सांस लिया और भारी कदमों से अंदर की जानिब बढ़े। बाहर बिजली कड़क रही थी और अंदर जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान इनका मुंतजर था। तबरेज़ खान के कमरे में माहौल बाहर से तूफ़ानों से बिल्कुल मुख्तलिफ था, मगर ये सुकून बस चंद लम्हों का मेहमान था। तबरेज़ ने मुलाजिम को हिदायत दी मगर के मेहमानों को गेस्ट रूम में बिठाया जाए। कौन आया है खान? अरूब ने बेड पर लेटते लेटे पूछा। आवाज़ में दिन भर की थकावट थी। परिशे आई है। कौन परिशे? अफजल खान के घर से ताल्लुक़ है। आज इस वक्त आना अजीब लगा मुझे। तबरेज़ ने मुख्तसर कहा। आप साथ चलेंगे? जैसे आप कहें। अरूब उठकर बैठ गई। थकावट थी मगर इनकार नहीं किया। 2 मिनट ठहरे। तबरेज़ खान इसके करीब खड़े थे। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अरूब मुरझाए होठों पर एक हल्की मुस्कुराहट आई और इसने अपना हाथ इसके हाथ में रख दिया। चंद लम्हों में वो दुपट्टा दुरुस्त करके वापस आ गई। चलें? जी चलें। वो दोनों कमरे से बाहर निकले। इस हकीकत से बिल्कुल बेखबर कि गेस्ट रूम में शयान खान अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई लिए इनका मुंतज़र है। गेस्ट रूम का दरवाज़ा शयान और परिशे के लिए किसी बड़ी आजमाइश की दहलीज था। दोनों सोफे पर पहलू पहलू बैठे थे, मगर दोनों के दिलों की कैफियत बिल्कुल जुदा थी। परिशे एक बार फिर शयान की जानिब मुड़ी। अपने वादे पर कायम रहिएगा शयान। आवाज़ में इल्तिजा थी और डर भी। सूरत हाल चाहे आपकी सोच के बरअक्स हो, आपको मेरा साथ नहीं छोड़ना। शयान की नज़रें मुसलसल दरवाजे पर जमी थी। परिशे की बात पर उन्होंने इसके लरसते हाथों पर अपना हाथ रखा। ये कैसा डर है परिशे? लहजे में एक पुख्ता यकीन था। मुझे बस मेरी बेटी मिल जाए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। हमारे रिश्ते को मैं पूरा वक्त दूंगा, ये वादा है। परिशे ने कुछ नहीं कहा। कुछ डर ऐसे होते हैं जो अल्फाज से नहीं जाते, सिर्फ वक्त बताता है कि वो सच्चे थे या बेबुनियाद। इसी लम्हे बाहर कदमों की चाप सुनाई दी। शयान का दिल सीने में ज़ोर से धड़का। वो सच्चाई जिसका वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, अब इस दरवाजे के पीछे खड़ी थी। गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोला और वक्त जैसे वहीं थम गया। शयान खान जो एक पल पहले तक ज़ब्त की तस्वीर बने बैठे थे, अरूब को देखते ही किसी बिजली के कूंदे की तरह अपनी जगह से उठे। इनकी आंखों के सामने वो चेहरा था जिसे वो बरसों की यादों के कब्रिस्तान में दफन किए बैठे थे। शयान को एक लम्हे के लिए लगा जैसे इनका सांस रुक गया हो, जैसे दिल ने धड़कना छोड़ दिया हो। इनके चेहरे की पख्तून रंगत उड़कर सफ़ेद पड़ गई। उन्होंने बदहवासी में अपनी गर्दन पर हाथ फेरा। सीना धोंकने की तरह चल रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर अभी सांस खारिज किया न किया तो वो यहीं दम तोड़ देंगे। तो उसे जानिब अरूब की पहली नज़र परिशे पर पड़ी और फिर से इसके साथ बैठे इस शख्स पर। माजी की उलझी हुई डोरें अब एक पल में इसके सामने आ खड़ी हुई। शयान का यूं अपने सामने जिंदा सलामत देखकर अरूब के कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। इसका सर चकराने लगा और वो लड़खड़ाकर पीछे की तरफ मुड़ी। अगर तबरेज़ खान जो बिल्कुल पीछे खड़े थे इसे अपनी मजबूत बाजों में न थामते तो शायद वो इसी वक्त ज़मीन पर ढेर हो जाती। खानम, क्या हुआ? तबरेज़ की आवाज़ में फ़िक्रमंदी थी, मगर अरूब की नज़रें शयान के चेहरे पर गड़ी थी, जहाँ बरसों का पछतावा और आज की वहशत एक साथ रक्स कर रही थी। हॉल में एक हौलनाक सन्नाटा छा गया था, जिसमें सिर्फ इन चारों के दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थी। परिशे की आंखों में आंसू थे और दिल में एक अनजाना डर। वो शयान की बदहवासी देख रही थी और तड़प रही थी। तबरेज़ खान अरूब को बेहद मोहब्बत से संभाले रहे थे, जैसे वो इनकी कायनात हो, मगर शयान इनका तो जैसे सब कुछ लुट गया था। वो अरूब को देख रहे थे या अपनी बिखरी हुई ज़िंदगी को, बरसों पहले जिस मोहब्बत को वो खो चुके थे, इसे आज किसी और का होते देखना इनके लिए सहना नामुमकिन था। तबरेज़ का अरूब को पानी पिलाना, इनके कांधे पर हाथ रखना शयान के दिल पर नश्तर चला रहा था। मोहब्बत कभी नहीं मरती, वो बस दफन हो जाती है, और आज वो कब्र खुदी थी तो शयान को अपनी ही सांसें बोझ लगने लगी थी। मोहतरम कारीन, सबसे पहले तो अपने दिल मजबूत रखिए। मैं जानती हूँ कि आज की किस्म जो कुछ हुआ इसने आपकी आंखों को नम और दिलों को बोझल कर दिया होगा, मगर खुदा गवाह है ये सब लिखते हुए मेरा अपना दिल भी इसी शिद्दत से दुख रहा था। एक राइटर के लिए अपनी ही तख्लीक करदा किरदारों को दुख की इस नहज पर लाना आसान नहीं होता। जितना आप इन किरदारों के साथ जुड़ते हैं, इससे कहीं ज़्यादा एक लिखारी इनके कर्म को महसूस करता है। सच तो यह है कि ये किस थोड़ी लेट सी इसीलिए हुई है कि 11 मरीज़ल के नसीब में तलाक का लफ्ज़ लिखना मेरे लिए आसान न था। मैंने 3 दिन सिर्फ इस एक जुमले को लिखने की हिम्मत जमा करने में लगाए। मैं जानती हूँ कि आप तकलीफ़ में हैं, मगर मैं भी इस कर्ब से गुजरी हूँ। कहानी सिर्फ चटपटे मसाले या हर चीज़ के ठीक चलते रहने का नाम नहीं होती। कहानी का एक मकसद होता है,
ایک سبق ہوتا ہے۔ عدل کا کردار ان تمام بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ایک سبق ہے جو جذبات میں بہہ کر، زبان کا کڑوا استعمال کر کے لاؤ والی پن میں آ کر اپنے بہترین ہمسفر اور خوبصورت رشتوں کو گنوا دیتی ہے۔ دوسری جانب آریان اور روشانے کی مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں، جنہوں نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے گھروں کی بربادی کی بنیاد رکھی۔ بہت بار دل چاہا کہ کہانی کو توڑ موڑ کر سب خوشی خوشی کر دوں، مگر ایسا کرنا اپنی تحریر کے ساتھ ناانصافی اور چوری ہوتی ہے۔ محبت کے باوجود کچھ لوگ اپنے رشتے خود توڑ لیتے ہیں اور پھر زندگی اس کا خمیازہ بھگتتی ہے۔ ناول کا کام صرف تفریح نہیں بلکہ زندگی کے ان تلخ حقائق سے آگاہ کرنا بھی ہے، تاکہ ہم دوسروں کے درد سے کچھ سیکھ سکیں۔ آپ کی تنقید میرے لیے سر آنکھوں پر ہے۔ میں آپ کے دل آزاری اور ناراضگی کو بخوشی برداشت کروں گی، مگر بس یہ سوچیے گا کہ اس کہانی کو بدل کر میں ناانصافی کرتی تو جو میں نہیں کر سکی۔ اس کو جو سوچ کر لکھا گیا تھا، اس کو اسی طرح سے لکھا جائے گا۔ انشاءاللہ یہ کہانی سالوں تک آپ کے دلوں پر راج کرے گی۔ آپ کے تبصروں کا کمنٹ باکس میں بے صبری سے انتظار رہے گا۔ آپ کی رائٹر